everyone. I hope you all are doing fine. You all are doing great. So, as I promised you all that I'll soon be bringing videos for English as well. So, here I am presenting in front of you the very first poem, which is A Thing of Beauty. ठीक है, तो A Thing of Beauty से हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो दिस पर्टिकुलर पोएम, ये आपने हो सकता है पहले भी पढ़ी हो. सो दिस पर्टिकुलर पोएम इज रिटन बाय जॉन कीट्स. सो बिफोर डिगिंग इन टू द पोएम एंड बिफोर actually knowing what John Keats has written, we must know who John Keats actually is, right? So John Keats was a British romantic poet who was trained to be a surgeon. So interestingly, he took a training to be a surgeon, but he was a very, very famous poet. So now how this shift came in his life from being a surgeon to being a poet? You might be wondering the same. So when he was practicing, while practicing, he later on decided to devote himself to poetry. He later found out that he has more inclination towards writing poetries, towards discovering the world of poetry. So he completely devoted himself to the world of पोएट्री. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर टू स्वे द रीडर्स? अब कई बार क्या होता है, आप किसी की पोइट्री पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए हो. जो लाइंस वहाँ पे लिखी हैं वो एक्चुअली एक मूवी की तरह आपके सामने चलती हैं, राइट? सो which means you are swayed away by the words of the writer. You are swayed away by those lines. आप बिल्कुल उन emotions में चले गए हो, उन emotions में आप खो गए हो. So that is known as the power to sway. और ये जो पावर थी ये जॉन कीट्स की अंदर थी. जॉन कीट्स के पास ये पावर थी एक्चुअल में कि वो अपनी राइटिंग से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते थे रीडर्स को, जिसकी वजह से उनका एक बहुत अच्छा फैन बेस बन गया था. अब ये जो पर्टिकुलर पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ पोएम एंडीमियन. सो ये आपको याद रखना है. सो ये जो पोएम है ये एक एक्सर्प्ट किसको बोलते हैं? एक्सर्प्ट बोलते हैं हम एक छोटा सा पैराग्राफ, यानी कि ये पोएम एक छोटे से पैराग्राफ के तौर पे एक बहुत लेंदी पोएम में से ली गई है. उस पोएम का नाम है एंडीमियन, जिसमें से इस पर्टिकुलर एक्सर्प्ट को चूज किया गया है. अब ये जो पोएम है इसका थीम क्या है? सो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड. ठीक है, ये ग्रीक लेजेंड के बारे में है ये पोएम. इस पोएम में जो पोएट है वो विजुअलाइज करता है. विजुअलाइज मतलब इमेजिन करता है किसके बारे में? अबाउट सिंथिया हु इज अ मून गॉडेस. सो देयर इज अ वुमन, ठीक है, जो कि एक मून गॉडेस है जिनका क्या नेम है? सिंथिया. अगर अब मैं आपको ऑल इन ऑल इस पोएम का थीम एक्सप्लेन करूं तो इस पोएम में जो पोएट है उसने नेचर की जो ब्यूटी है उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करी है कि कैसे जो नेचर है वो एक ह्यूमन बीइंग को मेस्मराइज कर देती है. अब आप घूमने जाते हो, ठीक है, तो मोस्टली यू गो टू हिल स्टेशंस और बीचेस. तो वहाँ पे आप क्यों जाते हो? सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द नेचर, राइट? सो सिमिलरली in this poem also the poet describes us how the nature can mesmerize us through its beauty. कि कैसे जो नेचर है वो इतनी पावरफुल है that it can mesmerize the people witnessing the beauty of it, and how nature is powerful enough to take away all the sorrow. So ये तो एक प्रोवन फैक्ट है कि जब भी हम किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं तो हम अपने सारे ग्रीफ्स, ग्रीवियंसेस, सारी सॉरोज, सभी सैडनेस भूल जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, राइट? सो इसीलिए जब हम नेचर के बीच होते हैं तो उस टाइम पे नेचर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम अपने सभी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं. सिमिलरली ये जो पोएम है ये हमें किसके बारे में बताती है? ये जो पोएम है ये बेस्ड है ग्रीक माइथोलॉजी पे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइथोलॉजी? माइथोलॉजी इज लाइक एन एंशिएंट स्टोरी, ठीक है, जो कि बेसिकली मिथ्स पे बेस्ड होती है. यानी कि कोई प्रूफ नहीं है कि ये एक्चुअल स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज हैं या नहीं. तो ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है. अब ये जो ग्रीक माइथोलॉजी यानी कि ये जो ग्रीक स्टोरी है ये किसके बारे में थी? एक शेफर्ड के बारे में, ठीक है, जिसका नेम था एंडीमियन. तो एक शेफर्ड था जिसका एंडीमियन नेम था. हिज क्वेस्ट का मीनिंग क्या है? क्वेस्ट वर्ड आपने पहले पढ़ा है.
क्वेस्ट का मीनिंग होता है सर्च। क्या मीनिंग होता है क्वेस्ट का? सर्च। तो एंडीमियन सर्च करने निकल पड़ा किसके लिए? फॉर हिज लव डायना। ठीक है, सो उसकी जो लेडी लव थी उसका नेम था डायना। ठीक है, तो डायना को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जब वो अपनी उस जर्नी पे था, जब वो सर्च पे था, ही फॉल्स इन लव विद अ मेडन। उसको किसी और लेडी से प्यार हो गया। मेडन मीन्स अ यंग गर्ल। ठीक है, मेडन का मतलब क्या है? यंग अनमैरिड गर्ल। ठीक है, तो उसको एक विमेन से प्यार हो गया, और उसको बाद में क्या पता चला कि वो जो गर्ल थी, वो जो यंग मेडन थी, वो डायना ही थी। ठीक है, अब आगे हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। So the lines of the poem goes like, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है, इफ समथिंग इज ब्यूटीफुल, तो वो फॉरएवर हमें खुशियां देगी। ठीक है, इफ समथिंग इज ब्यूटीफुल, इफ यू एनकाउंटर समथिंग वेरी प्रिटी, तो वो आपकी मेमोरी में फॉरएवर लास्ट करेगी। ठीक है, आप कभी भी उस ब्यूटीफुल चीज को देख के खुश हो सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी ब्यूटीफुल चीज की जो लवलीनेस है, ठीक है, जो पावर टू इम्प्रेस है, वो बढ़ती ही है, कभी नथिंगनेस में पास नहीं होती। यानी कि अगर कोई ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है, इफ समथिंग इज गिविंग यू जॉय, ठीक है, तो वो जॉय कैसी होगी? इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग जॉय फॉर एवर। ठीक है, कभी भी वो नथिंगनेस में, यानी कि कंप्लीट जीरो में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती कोई भी ब्यूटीफुल चीज, बट will keep on growing, a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ब्यूटीफुल चीज है, इट स्टेज फॉर एवर, हमेशा रहती है, उसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होती। इनफैक्ट टाइम के साथ किसी भी ब्यूटीफुल चीज की जो ब्यूटी है और ज्यादा क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है। पोएट का जो ये जो परसेप्शन है ब्यूटी को देखने का, उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म परसेप्शन? परसेप्शन मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद ब्यूटी को लेके अलग होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ब्यूटी को लेके अलग होगा। यहाँ पे हम पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि वो ब्यूटी को कैसे देखता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पोएट, जो ब्यूटीफुल चीज होती है वो हमेशा फॉरएवर लास्ट करती है और टाइम के साथ और ज्यादा ब्यूटीफाई होती रहती है। ठीक है, अब बोर क्वाइट फॉर अस, इस वर्ड का, इस लाइन का क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि जो ब्यूटी है वो एक ट्री की तरह है। यानी कि बोर का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्री, एक पेड़, एक घना पेड़, ठीक है, उसकी तरह है, जिसका जो शेड है, छांव है, वो उस छांव के नीचे सभी क्रीचर्स, क्रीचर्स किसके? इस अर्थ के सभी क्रीचर्स पीसफुली स्लीप कर सकते हैं, सो सकते हैं या रह सकते हैं। सो यहाँ पे जो पोएट है उसने ब्यूटी को कंपेयर किया है। ठीक है, किससे कंपेयर किया है? एक ट्री से कंपेयर किया है। सो ब्यूटी इस तरीके की है, इस अर्थ की ब्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पे पोएट, इस नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पे, कि नेचर इतनी ब्यूटीफुल है जहाँ पे सभी क्रीचर्स आराम से रह सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग एट द सेकेंड paragraph of this poem, therefore on every morrow, now what do you mean by the term morrow? Morrow here means tomorrow। ठीक है, so poet कहता है हर अगले दिन, यानी कि every coming next day, are we retching a flowery band to bind us टू दी अर्थ। यानी कि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमें ऐसा कुछ दिखता है नेचर में कि हम इस नेचर के और करीब आ जाते हैं, है ना? कोई ना कोई चीज हमें नेचर से बांधती है, बाइंड करती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। now what do you mean by the term gloomy days? gloomy days मतलब sad days, उदास दिन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ दिन है लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें उस डिप्रेशन से दूर करने के लिए सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या होती है? इस अर्थ की ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, राइट? of all the unhealthy and over darkened days। now यहाँ पे इस वर्ड को आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? over। ओके, सो जब भी ऐसे डेज होते हैं जब हमें अच्छा फील नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर डार्कन वेज होते हैं, जब मेड फॉर आवर सर्चिंग येट इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे ऑफ द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो ऐसा
ऐसे जब भी दिन आते हैं तो ऐसे में जब भी हमें कुछ ब्यूटीफुल चीज़ दिखती है, ठीक है, तो ऐसे में वो सभी डार्क स्पिरिट्स को ले जाती है, वो नेचर की ब्यूटी हमसे जितनी भी हमारे मन में जो सैडनेस है उसको दूर ले जाती है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन एवरी मोरो, सो मोरो हियर मीन्स ऑन एवरी कमिंग डे, यानी कि टुमारो। इट इज़ द ब्यूटी, ब्यूटी ही ऐसी चीज़ है जो हमारी स्पिरिट को फिर से लाइवली बना देती है। इट फिल्स अस विद न्यू पैशन, न्यू स्पिरिट, राइट। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव, यानी कि यहाँ पे किसकी ब्यूटी की बात हो रही है? नेचर की ब्यूटी। तो नेचर की ब्यूटी इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है, इतनी ज़्यादा रिवाइविंग है कि वो हमारे अंदर फिर से वो डिज़ायर पैदा कर देती है कि नहीं, अभी मुझे और जीना है, ठीक है, अभी आई वॉन्ट टू लिव मोर, राइट। थ्रू though there are moments and cruel people around us, so we all might need knowing this, and you all might have encountered so many cruel people around you, है ना। ऐसा तो नहीं है कि this world is full of lively and happy people. There are many people who are very cruel, who go against the nature, harm the nature. तो ऐसे में ऐसे जितने भी क्रूअल पीपल हैं अराउंड अस, जिनकी वजह से हमें सैड फील होता है, तो उन सब से हमको दूर ले जाती है क्या? नेचर की ब्यूटी। सो पोएट के अकॉर्डिंग नेचर की ब्यूटी के बिना ये जो वर्ल्ड है ये तो क्रूअल पीपल से भर जाएगा, बुरे लोगों से भर जाएगा, है ना। अगर नेचर की ब्यूटी ना हो तो हमारा मन खुश करने के लिए। एंड सैड मोमेंट्स, अगेन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द ग्लूमी डेज। ग्लूमी डेज मतलब सैड डेज, है ना, कि अगर नेचर की ब्यूटी ना हो हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सो our heart will be filled with all the sadness, we will be filled with all the gloomy days, dark days and sad days. So nature की beauty ही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो गॉड है वो हमें हेल्प कर पाते हैं कि हमारे हार्ट से हम जितनी भी सैडनेस है उसको रिमूव कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड, लुकिंग एट द थर्ड पैराग्राफ। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि सन, मून, ये सब क्या है? ये नेचर का पार्ट है। ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, ये सब क्या है? ये नेचर का पार्ट है जो कि हमें जॉय देता है, ठीक है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, स्प्राउटिंग मतलब स्प्राउटिंग किसको बोलते हैं? जब कोई कली खिलती है ना, या फिर किसी न्यू चीज का बर्थ होता है, तो यहाँ पे स्प्राउटिंग रीबर्थ के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो क्या देती है? एक शेडी बून। बून का क्या मतलब है? बून होता है वरदान, ठीक है। तो बून और बेन, बून होता है कोई भी वरदान और बेन होता है किसी भी तरीके का कोई श्राप। तो यहाँ पे जो ट्रीज हैं दे आर लाइक अ बून टू अस, किसी वरदान की तरह, क्योंकि वो हमें शेड देते हैं, ठीक है, छाया प्रोवाइड करते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, नाउ यू मस्ट हैव सीन दी डैफोडिल्स फ्लावर्स, ठीक है, कितने ब्यूटीफुल होते हैं वो। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन and clear rills that for themselves a cooling covert make. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जितने भी फ्लावर्स हैं, है ना, नेचर में जितने भी क्लियर स्काईज जो हमें देखने को मिलता है, क्लियर स्काई, तो उससे हमें क्या किस चीज़ की फीलिंग आती है? एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है ना, एक हमको कामनेस की फीलिंग महसूस होती है। गेंस द हॉट सीजन, अब जब भी समर्स आती हैं तो ऐसे में हमको कूलनेस कौन प्रोवाइड करते हैं? ये ट्रीज हमें कूलनेस प्रोवाइड करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है, जितने भी ये नेचर की ब्यूटी है ये हमें काम डाउन करने में मदद करती है। अब नाउ वील लुक एट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैसेज। Now poet describes all the beautiful things present around the humans. अब हमारे सामने इतनी सारी नेचर में ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, ये ट्रीज, ये फ्लावर्स, ये नेचर, ये बर्ड्स, लेकिन क्या हम डेली लाइफ में इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं? नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ओल्ड एंड यंग ट्रीज हो गए जो हमें शेड देते हैं, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो गए। हम डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते, जो कि इतनी सारी चीज़ें जो गॉड ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं। पोएट के अकॉर्डिंग ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ब्लेसिंग्स की तरह हैं, यानी कि गॉड हमें इन चीज़ों के थ्रू ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी क्रीचर्स हैं अर्थ पे उनको ब्लेस कर रहे हैं इन चीज़ों के थ्रू, जैसे कि ये ब्यूटीफुल रिवर्स हो गई, ये ट्रीज हो गए, ये फ्लावर्स हो गए। द पोएट फर्दर डिस्क्राइब्स दैट द ट्रीज गिव्स अस शेड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ट्रीज हमें शेड देते हैं, फ्लावर्स इस
अर्थ को ब्यूटिफाई करने में हेल्प करते हैं, रिवर्स हमें वो कूलनेस प्रोवाइड करती है समर्स के दौरान. ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर आर लाइक अ बून. बून मतलब एक वरदान की तरह है जो हमें गॉड ने दिया है. मूविंग फॉरवर्ड टू द फोर्थ पैसेज. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. अब यहाँ पे इन लाइन्स का आप मीनिंग समझिए. पहले यहाँ पे पोएट कहना चाह रहा है कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर की, जो अर्थ में प्रेजेंट हैं, जैसे कि मस्क रोज. मस्क रोज मतलब रोजेस, ब्यूटीफुल रोजेस जिनकी इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस है. मस्क मीन्स फ्रेग्रेंस ऑफ द रोजेस, ठीक है. इसके अलावा ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, इसका क्या मतलब है, यानी कि माइटी वॉरियर्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी टेल्स से, लवली टेल्स, जिनके टेल्स यानी कि स्टोरीज, उन सभी हीरोज की स्टोरीज याद करो जिन्होंने हमें अब तक हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया है ना. इसके अलावा जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को याद करो, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, ये गिफ्ट हैं जो हमें गॉड ने दी हैं, ठीक है. और ये सभी चीज़ें क्या हैं, इमॉर्टल हैं. यानी कि गॉड के गिफ्ट क्या कभी जाते हैं, कभी खराब होते हैं? नहीं, दे आर इमॉर्टल, दे विल बी फॉरएवर प्रेजेंट विद अस, ठीक है. पोरिंग अनटू अस, पोरिंग मतलब हमारे ऊपर ये जितने भी गिफ्ट्स हैं ये शावर हो रहे हैं, पोर हो रहे हैं फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक. ब्रिंक किसको बोलते हैं, जैसे किसी नदी का किनारा. यहाँ पे हेवन के ब्रिंक की बात हो रही है, यानी कि जो भगवान का जो घर है, हेवन है, वहाँ से ये सभी ब्यूटीफुल चीज़ें हमें हमारे पास आ रही हैं. Looking at the explanation, the poet further carries on with the description of more beautiful things present on earth. So, as I told you, कि जो poet है, he is talking of more beautiful things, जैसे कि fragrance of the roses. Then he describes of the mighty warriors. Mighty means strong warriors who protect us. Further, he also elaborates about the beautiful things that are like gifts for us from God. ठीक है, विच आर इमॉर्टल बिकॉज गॉड के जो गिफ्ट्स हैं वो कभी हमसे वापस तो नहीं लेंगे ना. सो पोएट सेज दैट ऑल दीज गिफ्ट्स आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम गॉड्स ओन लैप. सो विद दिस आई एंड विद द explanation of this poem. आप मेरे को बता सकते हो if you want any kind of change in the explanation of the poem, and if you want me to be more bilingual, or if you want me to shift myself totally towards English explanation, that is totally up to your discretion. I'll switch myself towards that mode, and this was the very first explanation of an English poem. So now further I'll be coming up with a prose, so you can accordingly give me your feedback. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.